नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के क्रम में मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा वीडियो नंबर 9 होगा। अगर दोस्तों आपने अगले वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का हम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु घाटी के इस क्रम में हम बात करें तो आज हम स्थलों को कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्थलों के जो अन्य स्थल हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो सिंधु घाटी में हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैप में स्थल देखे थे, परंतु इनकी कुछ विशेषताएं हम यहाँ पर आज देख लेते हैं। चलिए, तो पहला है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में स्थल है मांडा, और ये है भारत में सिंधु घाटी का उत्तरी स्थल। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका था मांडा जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है, तो मांडा जो है आपका आएगा चिनाब नदी पर। कौन सी? चिनाब नदी पर आपका मांडा स्थित है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आलमगीर स्थल है और ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूर्वी स्थल होता है। और आपको ये पता है जैसे कि आलमगीर जो है ये किस नदी पर है, तो आलमगीर हिंडन नदी पर स्थित है। अगले स्थल की बात करें, महाराष्ट्र में है दायमाबाद, और दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। दोस्तों, दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद किस नदी पर, तो प्रावदा नदी पर या प्रावरा नदी पर जो है दायमाबाद स्थित है। अगली बात करें अब हम यहाँ पर पाकिस्तान की, क्योंकि हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहले स्थलों को कवर कर रहे हैं। और सुत कोतड़ा की बात करें तो सुत कांगेडोर की बात करें तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, और यह सिंधु घाटी का दक्षिणतम स्थल है। इससे पहले मैं दोस्तों मैप में इन सबको दर्शा चुका हूँ। चलिए, अब हम अन्य स्थलों की कुछ विशेषताओं से संबंधित बात करते हैं। पंजाब है, पंजाब में है रोपड़। दोस्तों, रोपड़ है पंजाब में, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया यह पहला स्थल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। रोपड़ जो है दोस्तों, इसको रूपनगर भी कहते हैं रोपड़ को, और यह पंजाब में स्थित है। अगली बात करें संघोल की, अगला स्थल होता है संघोल। संघोल अगला स्थल है। यहाँ पर दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड के हमको साक्ष्य मिलते हैं। ये भी पंजाब में ही पाया गया है। अगला है हमारा हरियाणा, और हरियाणा में है कुनाल स्थल, और यहाँ पर चांदी के मुकुट, चांदी का जो है मुकुट यहाँ पर खोजा गया था। अगला हमारा स्थल आता है हरियाणा, यहाँ पर गुजरात, और गुजरात में है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा की विशेषता देखिए, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर हमको पाए गए हैं, और सुरकोतड़ा जो है यह गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी में गुजरात में सुरकोतड़ा स्थल है। गुजरात में ही एक और स्थल है रंगपुर, और रंगपुर की हम बात करें तो यह अहमदाबाद जिला है, सौराष्ट्र क्षेत्र है यहाँ पर। और दोस्तों, धान की भूसी के हमको यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यही बात करें रंगपुर किस नदी पर है, तो रंगपुर जो है मादर नदी पर रंगपुर स्थल स्थित है। दोस्तों, इनमें हमने 4 स्थल जो देखे, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम स्थल देखे। उसके बाद के जो हमने स्थल देखे, ये हमने भारत के स्थल देखे। चलिए दोस्तों, अब हम अन्य स्थलों में ही पाकिस्तान के स्थलों की बात करते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखो, पाकिस्तान के स्थलों की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में स्थल है गनेरी वाला, और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का ये जो है सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल। आगे हम इनके क्रम की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा। चलिए अगली बात करें, सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यहाँ पर कोट दीची, यहाँ पर स्थल कौन सा है? कोट दीची, और यहाँ पर अलंकृत खंबे के साक्ष्य जो है मिले हैं।
अगले बात करें सिंध प्रांत में ही, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अली मुराद में एकमात्र ये जो स्थल है हमको ग्रामीण स्थल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। फिर बात करें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमको नौसारो स्थल मिला है और यहाँ से एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पर हमको सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। नौसारों में हमको सिंधु घाटी सभ्यता में सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बालाकोट में हमको जो है सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और यह एक बंदरगाही नगर भी होता है। तो जो बालाकोट है एक बंदरगाह नगर है, जैसे लोथल एक बंदरगाह नगर है और सीप उद्योग के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। हम बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थलों का क्रम, देखिए दोस्तों हम क्रम की बात करेंगे। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखो अगर हम बात करते हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, तो नंबर 1 पे आता है गनेरी वाला से छोटा आता है मोहनजोदड़ो से छोटा है राखीगढ़ी और राखीगढ़ी से छोटा है धोलावीरा। ये तो हमने बात कर ली पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा गनेरी वाला, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा धोलावीरा। परंतु अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो वो होगा राखीगढ़ी। मतलब इंडिया में नंबर 1 पे भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और दूसरा बड़ा स्थल धोलावीरा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की। दोस्तों अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। नगर नियोजन टॉपिक हमने अलग से इसलिए रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता केवल नगर नियोजन ही है। क्यों है? हम बात करें इसकी, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों जब इतने समय पुरानी सभ्यता है और उस सभ्यता में हमको आज की सभ्यता से भी अच्छी व्यवस्था अगर मिलती है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। चलिए आज मॉडर्न ज़माना है तो आज की बात कुछ और होती है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में इतना मॉडर्न तरीका हमको मिलता है और उस नगर नियोजन को हम आज समझने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन एक बहुत बड़ी सुव्यवस्थित एक व्यवस्था थी। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन व्यवस्था इनकी कितनी बढ़िया थी, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। हमने जितने भी स्थल यहाँ पर पढ़े हैं, नगर नियोजन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है। जैसे हमने पहले सभी स्थल पढ़े, हमने अन्य स्थल पढ़े, जिससे हमारे दिमाग में एक चीज़ बन गई है कि किन किन क्षेत्रों में दुर्ग कहाँ पर है, मध्यमा कहाँ पर है, पश्चिमी टीला कौन सा है, इसका नगर नाली की प्रणाली कैसी है, ये सारी चीज़ें, गलियाँ कहाँ पर होती है, समकोण पर कौन सी काटती है, ये सारी चीज़ें हम अभी तक समझ चुके हैं। मतलब कि नगर नियोजन का बैकग्राउंड जो है हम समझ चुके हैं। अब हम नगर नियोजन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इसकी विशेषता नगर नियोजन है। नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हमने जितने भी स्थल पढ़े, उन स्थलों में हम देखते हैं कि जो स्थल थे वो क्या थे, 2 टीलों में बटे हुए थे। 2 टीलों में यहाँ पर स्थल जो है बटे होते थे। एक जो है ये पश्चिमी टीला होता था और एक है जो पूर्वी टीला होता था। ठीक है, ये पूर्वी टीला हुआ करता था। यहाँ पर पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीला जो है यह दुर्गीकृत हुआ करता था। मतलब चारों ओर से इसकी जो है 4 दीवारें बनाई जाती थी। अंदर की जो दीवारें होती थी वह कच्ची ईंटों की होती थी, बाहर की जो दीवारें होती थी वह पक्की ईंटों की होती थी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी टीले में कौन रहता था, तो यहाँ पर पुरोहित निवास करते थे। यहीं पर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर निवास करते थे। यहीं पर हमको विद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं, यहीं पर अन्नागार के साक्ष्य भी मिलते हैं, यहीं पर हमको स्नानागार के साक्ष्य भी यहीं पर हमको मिलते हैं। यह जो पूर्वी टीला है इसको नगर की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? नगर, मतलब इसको नगर कहा जाता है। यहाँ पर नगर निवासी रहते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी और भी विशेषताओं की बात करें, क्या क्या हमको यहाँ पर मिला, तो पश्चिमी टीले में हमको अन्नागार मिला। ठीक है,
अन्नागार मिला, अन्नागार मिला। यहीं पर हम बात करें तो हमको स्नानागार मिला, स्नानागार मिला। देखिए दोस्तों, अन्नागार और स्नानागार को हम पहले भी समझ चुके हैं, पर हम उसको नगर नियोजन में किस प्रकार से देखेंगे। हम बात करें स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो जो स्थल हमने पढ़ा था वहाँ हमको स्नानागार मिला था। वहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल हुआ करता था। इस स्विमिंग पूल की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 11.88 मीटर की, और इसकी चौड़ाई की बात अगर अपन करते हैं तो वह था 7.02 मीटर चौड़ा था। इसके हम गहराई की बात करें कि यह कितना गहरा है, तो 2.43 मीटर जो था ये गहरा हुआ करता था। ये जो स्नानागार है ये क्या है, स्नानागार क्या है, स्नानागार। ये जो स्नानागार है इसमें दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो कुछ ऐसी पेड़ियाँ होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। इन सीढ़ियों से व्यक्ति जो है इसमें नीचे जा सकता था। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ठीक है, जहाँ से व्यक्ति जो है इसमें नीचे जा सकता था। फिर इसके बात करें तो दक्षिण पश्चिम में जल निकासी का जो है साधन था। एक बड़े कुएं से यहाँ पर जल लाया जाता था, पानी आता था। इसी के स्नानागार के साइड में एक कक्ष हुआ करता था, जहाँ पर वस्त्र जो है बदलने के लिए कक्ष हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमको स्नानागार मिलता है। और स्नानागार जो है दोस्तों मार्टिमर व्हीलर के द्वारा स्नानागार को उस समय का या तत्कालीन समय का बहुत बड़ा एक विश्व का आश्चर्य घोषित किया है। तो ये स्नानागार जैसी एक जो पद्धति थी ये बहुत बड़ी विस्तृत थी। इसके नीचे जो यहाँ पर फर्श हुआ करती थी, नीचे की ओर जब वो फर्श जो है पक्की ईंटों की फर्श होती थी, ठीक है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं देख करके इतने प्राचीन समय में एक आश्चर्य लगता है कि इतना टेक्नोलॉजी वाला या इतनी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर होती होगी। फिर हम बात करते हैं अगले अन्नागार की। तो अन्नागार के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, और हमको कहाँ से मिले हैं, तो अन्नागार के साक्ष्य हमको हड़प्पा से भी मिले हैं। दो जगह से अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्नागार भी दोस्तों जो अन्नागार हुआ करता था, अन्नागार में जो अधिशेष हुआ करता था, अधिशेष यहाँ पर रखा जाता था। मतलब उपयोग के बाद जो अन्न का भंडारण किया जाता था वो अन्नागार में यहाँ पर किया जाता था। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि उस समय यहाँ पर अलग से अन्न को रखने की एक व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये अधिशेष यहाँ पर रखा जाता था अन्नागार में। यहीं पर हमको विद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं, विश्वविद्यालय के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो ये कुछ एक बहुत बड़ी अच्छी एक व्यवस्था थी। फिर हम पूर्वी टीले में आते हैं। हमको यहाँ पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमको कालीबंगा की बात करें तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत हमको ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो शल्य चिकित्सा के हमको साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। ये एक नगर का क्षेत्र कहलाता था, जहाँ पर नगर निवासी या रहवासी जो है यहाँ पर रहा करते थे। और भी बात करें दोस्तों कि हमको और क्या मिला है, तो नगर में ही हम बात करें दोस्तों, जो ये नगर वाला क्षेत्र है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, नगर में जो नगर वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर हमको जैसे मोहनजोदड़ो में हमको नगर या जो पश्चिमी टीला मिला था, इसको नगर की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर हमको समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। समकोण पर जो सड़कें काट रही है वो हमको सड़कें मिली हैं। मतलब हमको राजपथ जो कहा जाता है, राजपथ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर समकोण पर 90 डिग्री पर काटते हुए हमको जो है सड़कें मिली है। इसमें बड़ी जो सड़कें हैं इनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर हुआ करती थी। 10 मीटर की बड़ी सड़कें हुआ करती थी, ठीक है। अंदर की ओर बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो बड़ी जो समकोण पर काट रही है, अब इसके अंदर भी कुछ सड़कें हुआ करती थी। इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थी। इस प्रकार से ये सड़कें इन सड़कों से पतली हुआ करती थी और इनकी जो है चौड़ाई 3 मीटर तक हुआ करती थी। ये पतली सड़कें फिर छोटी छोटी पतली सड़कों में विभाजित हुआ करती थी। और यहाँ पर की और व्यवस्थाएं क्या है कि दोस्तों,
जो घर होते थे वह सड़क की ओर नहीं होते थे, अंदर की ओर घर होते थे। मतलब अगर घर बना रहे हैं, जैसे मान लो सपोज हम बात करें, जैसे मान लो ये सड़क गुजर रही है, ये सड़क गुजर रही है, तो घर यहाँ पर बनाया जाएगा, ये घर बनाया गया है, परंतु घर का दरवाजा सड़क की ओर न होते हुए इधर की ओर घर का जो है दरवाजा होगा। और दोस्तों जैसे अभी वर्तमान में क्या होता है, घर के सामने हम पर्दा लगाते हैं, जिससे कोई भी जो है माताएं बहनें घर में हो तो एकदम से वो देख ना पाए, दिखे ना। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, घरों में एक ऐसा यहाँ पर दीवार बना देते थे दरवाजे के सामने, इधर से आना जाना हुआ करता था, ऐसे इधर से आना जाना हुआ करता था। घर में दोस्तों 3-4 कमरे हुआ करते थे, ठीक है। इसमें रसोई घर अलग से हुआ करता था, यहाँ पर बात करें तो स्विमिंग पूल हुआ करता था। और दोस्तों घरों की बनावट को आज वर्तमान में देखकर ऐसा लगता है कि ये घर लगभग 3 से 4 मंजिला हुआ करते थे। 3 से 4 मंजिले जो है फ्लोर वाले घर यहाँ पर हुआ करते थे। घरों में दोस्तों 3 से 4 मंजिला घर होते थे। तो ऊपर वाले कमरों से नीचे पानी लाने के लिए यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज का मतलब कि यहाँ पाइप का उपयोग किया गया था, ठीक है। और घर का जो सारा पानी होता था वो निकाला जाता था। तो घर का पानी गली की नाली में जाता था। गली वाली जो नाली होती थी वह मुख्य सड़क की जो मेन नाली होती थी उसमें उसका पानी जाता था, और यह पानी बाहर नगर से निकाल दिया जाता था। और दोस्तों इसको साफ करने के लिए यहाँ पर एक टैंक भी ऐसा बनाया जाता था, जिसमें क्या होता था, उसको साफ करने के लिए उसे साफ करते थे। और एक चीज़ और भी मिली है कि पत्थर से इसको पूरे को ढकने का प्रयास भी यहाँ पर जो है दोस्तों किया गया है। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। दूसरी बात करें, यहाँ पर जो घर थे दोस्तों, जो घर हुआ करते थे वो इस प्रकार से घर अगर है, इस प्रकार से घर है, तो घर में पीछे से इस प्रकार से घूम करके जाया जाता था। यहाँ की विशेषताएँ थी दोस्तों इतनी। यहाँ पर जो है अपन बात करें तो इसका नगर नियोजन एक बहुत बड़ी व्यवस्था, इसकी जो है व्यवस्था होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो नगर नियोजन ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्रणाली हुआ करती थी। और दोस्तों हमने कई जगह कुछ अव्यवस्थाएं भी देखी है, हम उनको भी यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो हमने पूरी व्यवस्थाओं की बात की है, परंतु कहीं पर अव्यवस्थित चीज़ें भी हैं, हम उनको भी देख लेते हैं क्या है। जैसे हम बात करें, जैसे बनमाली में हमको जो नालियों की जो प्रणाली है वो बहुत अव्यवस्थित है, बिगड़ी हुई प्रणाली है, वो चीज़ें हमको दिखी है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें भी देखी है, जैसे हमने पश्चिमी टीला दुर्गीकृत किया है, कहीं पर क्या होता था, ये दोनों टीले जो है एक साथ दुर्गीकृत होते थे, जैसे लोथल और सुरकोतड़ा। यहाँ पर दोनों में जो है एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीले जो है दुर्गीकृत हुआ करते थे। तो ये यहाँ की क्या है, विशेषताएं होती थी। फिर ये विशेषताएं ऐसा नहीं कि सभी स्थलों पर समान होती है, कहीं पर अलग भी थी। जैसे बात करें कि हमको कालीबंगा में दोस्तों जो है यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था कालीबंगा में। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो विशेषताएं इसकी, ये बहुत बड़ी विशेषताएं थी, ठीक है दोस्तों। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा और एक बात के तो सुव्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया था। और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पास में मेसोपोटामिया की सभ्यता, और हमने अफ्रीका के क्षेत्र में देखा कौन सी सभ्यता, हमने अफ्रीका के क्षेत्र में देखा मिस्र की सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समांतर थी, समकालीन थी, परंतु फिर भी केवल अगर व्यवस्थित ढंग से नगर नियोजन की बात करें तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। हमको मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर नियोजन का इतनी अच्छी प्रणाली हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये होता है दोस्तों हमारा नगर नियोजन। अब दोस्तों
इसके बाद हमारे अगले जो टॉपिक हैं वो है स्थलाकृतियाँ हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।